हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, तो उसमें लास्ट टाइम बच्चों हमने इसमें पढ़ लिया था कि सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, जो ए धन आई बी के रूप में जिन्हें लिखते हैं। ठीक है ना, एक वास्तविक भाग होता है, एक काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया था। जो सम्मिश्र संख्याएं कब समान होती हैं ये भी हमने पढ़ा था कि वास्तविक भाग के बराबर और काल्पनिक भाग के बराबर। आज हम इसका बीजगणित पढ़ेंगे। मतलब बीजगणित से मतलब है कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लग सकते हैं। मतलब जैसे कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, उनका घटाना, ठीक है ना, उनको गुणा करना, उनका भाग करना। तो इस प्रकार से क्या क्या रूल उनके होते हैं। ठीक है ना, हम नॉर्मल जो सामान्य जो संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, उनको तो हम जानते हैं किस तरीके से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन क्या इन संख्याओं को भी उसी की तरह करते हैं या इनके क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो वो सब आज हम जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले दो सम्मिश्र संख्याओं का हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, योग के गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो योग तो मैंने पिछली बार तुम्हें बता दिया था, दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये बात पहले भी बताई थी, अब मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। क्या एक सम्मिश्र संख्या अगर ए धन आई बी है, दूसरी सम्मिश्र संख्या जिसका के नाम Z2 है वो है C धन आई डी है, तो दोनों को कैसे जोड़ते हैं। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो और मतलब ए धन सी तो हो गया वास्तविक प्लस वास्तविक, और प्लस हम करते हैं आई गुणा काल्पनिक प्लस काल्पनिक, काल्पनिक भाग मतलब बी और डी, तो आई इंटू बी प्लस डी हम इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैंने तुम्हें घटाना भी बताया था बच्चों, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, ये मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करते हैं, हम वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को घटा देते हैं ए माइनस सी, और क्या करते हैं प्लस आई इंटू काल्पनिक में से काल्पनिक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण से भी तुमको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अभी गुणधर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, गुणधर्म केवल योग के और गुणा के हैं। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ उसका उदाहरण। तो जैसे मैं घटाने का एक उदाहरण दूँ, ठीक है, मैं दोनों के ही दे दूंगा एग्जाम्पल। मान लो Z1 इक्वल टू 5, सिंपल सा ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लस आई इंटू 6, ठीक है ना, आई गुणा 6, और Z2 मान लो है, ठीक है, 4 प्लस आई इंटू 2 है मान लो। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको घटाना है, मान लो Z1 माइनस Z2 घटाना है। तो मैंने क्या बताया घटाने का रूल, मैंने कहा कि वास्तविक भाग से वास्तविक भाग को क्या करते हैं, घटाते हैं। मतलब 5 में से तुम क्या घटाओगे, 4 को, 5 में से 4 को। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, चिन्ह किसका आएगा, अभी घटा भले ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा लिखना है, तुम्हें प्लस का ही लिखना है, आई लिखना है। अब तुम्हें क्या करना है, वो घटाने वाला काम यहाँ पे करना है। कहीं तुमने माइनस इस जगह पे भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब तुम्हें क्या करना है, 6 माइनस 2 ये कर लेना। ठीक है, तो अब तुम देखोगे तो 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा आई इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम बच्चों, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, एक दूसरे तरीके से नॉर्मली भी कर सकते हो तुम इसको। मान लो मतलब जैसे हम घटाते ही हैं, लेकिन फिर से वही ध्यान रखना, वास्तविक से वास्तविक और काल्पनिक से काल्पनिक। तो तुम देखोगे 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 1, और तुम जैसे मान लो यहाँ पे आई ना समझो, थोड़ी देर के समझ लो ये x है, जैसे 6x है और ये 2x है, तो 6x से 2x को घटाते थे कितना होता था, 4x आता था ना। तो सेम ऐसी है, 6i में से 2i को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, i4i आ जाएगा। तो वो चीज़ भी तुम कर सकते हो नॉर्मली, मतलब कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसमें से इसको घटाना है, वास्तविक में से काल्पनिक वाले से काल्पनिक को, तो ये बहुत इजीली ये हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो ऐसे रूल से अगर इससे देखा जाए तो ये है कि 5 माइनस 4 और प्लस आई इंटू ये। ठीक है, और मैं एक अगर एग्जांपल दूं इसका, दरअसल जो ये मैंने बताया था ना यहाँ पे, तो इसका एक एग्जांपल हम अगर यहाँ पे मैं नहीं दिया था, तो अगर ये एग्जांपल मैं दूं यहाँ पे इसका उदाहरण, ठीक है ना, किसका, योग वाले का उदाहरण। ठीक है, तुम क्या करना, तुम इसको इसी जगह पे लिख लेना। ठीक है ना, जब तुम उतारोगे इसे तो यहीं पे लिख लेना इसका उदाहरण। ठीक है, तो इसी को मैं ले लेता हूँ Z1 प्लस Z2, इसी वाले क्वेश्चन को, ये वाला ही क्वेश्चन। ठीक है, इसी को अगर मैं जोड़ूं तो क्या होना चाहिए बच्चों, क्या रूल है, 5 में वास्तविक में किसे जोड़ेंगे, वास्तविक को, और प्लस क्या करेंगे, मैंने बोला था आई को ऐसे ही लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं,
काल्पनिक भाग में काल्पनिक को जोड़ते हैं, मतलब 6 में किसको जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ जाएगा 5 और 4 9 प्लस i इंटू 8। और दूसरा जो मैंने बोला था नॉर्मल भी, जैसे समझो कि जैसे मान लो ये x है तो उस रूप में भी इसको तुम जोड़ सकते हो। 5 और 4 तो कितना हो जाएगा 9, और समझो कि 6x और 2x कितना x हो जाएगा 8x ना, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, इसमें बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम जो करने जा रहे हैं, अभी हमने योग और घटाने की थोड़ी सी बात की, अब हम योग के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है ना, घटाने के कोई गुणधर्म नहीं है, क्योंकि घटाने के इसलिए नहीं, ये सब गुणधर्म घटाने में लगते नहीं है दरअसल। ठीक है ना, कई सारे गुणधर्म इसमें लगते नहीं है। ठीक है ना, कुछ तो लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते हैं, तो इसलिए घटाने के हम गुणधर्म ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम केवल योग के पढ़ेंगे। इसके बाद हम गुणा पढ़ेंगे और गुणा के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें योग के गुणधर्म की, तो सबसे पहला वाला है। ठीक है, ये किस चीज़ के गुणधर्म है, ये योग के ध्यान रखना। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के योग के हैं। तो सबसे पहला है संवरक नियम। तो बच्चों क्या होता है संवरक नियम। ठीक है, तो संवरक नियम एक ऐसा नियम है, संवरक नियम मतलब उस नियम को कहते हैं कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें, ठीक है ना, किन्हीं भी संख्याओं में कोई हम संक्रिया करें, ऑपरेशन का मतलब संक्रिया हो गया। ठीक है ना, हम कोई भी संक्रिया लगाएं, ठीक है, चाहे वो प्लस की संक्रिया हो, चाहे माइनस की हो, चाहे गुणा की हो, चाहे भाग की हो, तो हमें अगर वो जो संख्या प्राप्त हो वो भी उसी में से ही प्राप्त हो। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ा तुमने और फिर से वो जो नया नंबर आया वो भी प्राकृत संख्याओं में आया, तो हम वो बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्याओं में संवरक नियम लग रहा है। ठीक है, तो सेम अगर हम तो अभी हम प्राकृत संख्या तो पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या, है ना। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याओं में भी संवरक नियम को हम तब कहेंगे जब संवरक नियम तब लगेगा यदि हम 2 सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ें और जो नई संख्या है वो भी सम्मिश्र आए। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल 1 सम्मिश्र संख्या होती है, वो तुमने यहाँ पे भी देखा होगा, ये सम्मिश्र संख्या थी, ये भी सम्मिश्र थी, जब हमने इनको जोड़ा ना तो वो भी तो ऐसे ही आया। ठीक है ना, वास्तविक धन और आई इंटू काल्पनिक, तो काल्पनिक ए धन आई बी के रूप में आ गया ना वो जोड़ने के बाद भी। इसका मतलब है 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल 1 सम्मिश्र संख्या होती है, मतलब संवरक नियम जो है ये इसमें काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम भी तुम्हें याद होगा, जो सामान्य हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ते थे उसमें क्रम विनिमय नियम क्या होता था, नाम से पता चलता क्रम ना। क्रम विनिमय नियम बोलते थे कि जब हम मतलब क्रम भी बदल दें तो कोई फर्क ना पड़े। क्रम विनिमय नियम मतलब ये हो गया, देखो जैसे नॉर्मल संख्याओं में बता रहा हूँ, जैसे 2 में तुमने 3 को जोड़ा या 3 में 2 को जोड़ा। ठीक है, ये योग का ही बता रहा हूँ मैं अभी भी। 2 में 3 को जोड़ो, 3 में 2 को जोड़ो, कोई फर्क है क्या, क्रम बदल दिया कुछ फर्क हो जाता है क्या, क्रम बदलने से नहीं होता ना। 2 में 3 को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 5 आएगा, और 3 में 2 को जोड़ोगे तो भी दोनों का आंसर कितना आता है 5 आता है। तो इसका मतलब है इसमें क्रम विनिमय नियम लगता है, लागू होता है कि क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्रम विनिमय नियम का मतलब हो गया, क्रम विनिमय नियम अगर किसी में लागू होगा इसका मतलब है उस पर ऑपरेशन में उस संक्रिया पे कोई भी क्रम का फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं कि सम्मिश्र संख्या में, तो क्या सम्मिश्र संख्या में क्रम विनिमय नियम होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। यहाँ पे भी किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होता है Z2 प्लस Z1, यानी कि किसी पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी में जोड़े या दूसरी को पहली में जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें पता भी चल रहा होगा क्यों लग रहा होगा ये वो इसलिए लग रहा होगा। मान लो तुम्हें Z1 में Z2 को जोड़ना, तब तो तुम ऐसे लिखोगे ना, लेकिन सोचोगा Z2 में Z1 को जोड़ोगे तब तुम इनको बदल दोगे ना, A प्लस C की जगह तुम C प्लस A लिखोगे, B प्लस D की जगह D प्लस B। तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, वही तो आंसर आएगा। तो चाहे तुम पहली को दूसरी में जोड़ो या दूसरी को पहली में जोड़ो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम भी इसमें लगता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 2 सम्मिश्र संख्याओं के लिए Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 ये रूल होता है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे साहचर्य नियम। ठीक है ना, ये 3rd रूल है। ठीक है, 3रा नियम है योग का साहचर्य। तो ये साहचर्य वाला भी मैं पहले तुम्हें सारे के सारे रूल मतलब वैसे भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, कि तुम्हें ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये रूल सामान्य रूप से जब हम संख्याओं में हमने ये रूल पढ़े हुए हैं सारे के सारे वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, साहचर्य नियम क्या होता था, साहचर्य 3 पे लगता था। मान लो हमने 3 को जोड़ना, 3 प्लस 5 प्लस 7, मान लो हमने ये 3 संख्याओं को जोड़ना। तो बच्चों 3 संख्याओं को कैसे जोड़ते, मतलब तुमसे मैं कहूँ कि इनको जोड़ो, तो तुम क्या करोगे, सीधा तुम इसका आंसर बता दोगे, नहीं, पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम किन्हीं 2 संख्याओं को ही तो जोड़ोगे, पहले 3 में 5 को जोड़ोगे। तो ये 3
हम क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे तो सीधा तो जोड़ नहीं सकते ना, पहले किन्हीं दो को ही तो जोड़ेंगे, 3 और 5। क्या तुमसे बोलूंगा कि जोड़ो इन्हें तो तुम सीधा ऐसे तो करोगे, 3 और 5 8, और 8 और 7 15, ऐसे करके तो जोड़ोगे। तो इसी को समरक नियम कहते हैं, ठीक है ना। क्या चीज कि नहीं, समरक नियम इसे कहते हैं कि जो जोड़ने का तरीका है, ठीक है ना। समरक नियम इसको भी नहीं कहते, समरक नियम इसे कहते हैं कि ये जो तुमने जोड़ा, तुमने क्या किया, तुमने जोड़ा 3 और 5 को जोड़ा और उसमें 7 को जोड़ दिया। लेकिन मैंने ऐसे ही मैंने दूसरे से भी एक क्वेश्चन पूछा, मतलब हो सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो बोले कि उसने पहले 5 और 7 को जोड़ा, ठीक है ना। उसने तुमने तो जोड़ा था 5 और 3 8, और बोला 8 में 7 को जोड़ दिया 15। लेकिन दूसरे वाले ने पहले किया 5 और 7 जोड़ दिया, 7 और 5 12, 12 में फिर 3 को जोड़ दिया 15। तो आंसर तो दोनों के समान ही आएंगे ना। तो यही बच्चों क्या होता है, साहचर्य नियम कहलाता है कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हम तो बल्कि चाहे तो 3 और 7 को भी जोड़ सकते हैं, 7 और 3 10, और 10 फिर में 5 जोड़ेंगे तो 15। इसे साहचर्य नियम कहते हैं। तो किन्हीं तो सम्मिश्र संख्याओं में भी सेम यही है, किन्हीं 3 सम्मिश्र संख्याओं Z1 Z2 तथा Z3 के लिए तो अगर हम तीनों को जोड़ना, तो चाहे हम पहले इन दो को जोड़ें या हम चाहे लास्ट के दो को जोड़ें, ये क्या आता है, रिजल्ट सेम ही आता है। तो सम्मिश्र संख्याओं में भी ये नियम लगता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी पुराना नियम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों योगात्मक तत्समक, ठीक है। ध्यान से देखना, योगात्मक, योगात्मक मतलब योग से रिलेटेड है, इसलिए योगात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, तो बच्चों समझेंगे सबसे पहले योगात्मक तत्समक कहते हैं किसे, ठीक है ना। योगात्मक तत्समक, फिर से मैं सामान्य उसमें चला जाऊंगा कि योगात्मक तत्समक अगर मैं सामान्य संख्याओं में कहूँ तो योगात्मक तत्समक किसे कहेंगे। सामान्य में बच्चों में उस संख्या को योगात्मक तत्समक कहूंगा अगर मान लो कोई भी संख्या, मान लो 5 है, 6 है, 7 है, 12 है, ठीक है ना। इनमें मैं किसी एक संख्या को जोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फिर से हमें क्या मिल जाए, जेई नंबर मिल जाए, ठीक है ना। तो इस नंबर को, ठीक है ना, एक ऐसी संख्या, ठीक है ना, वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे भी वही संख्या भरूंगा, यहाँ पे भी वही संख्या भरूंगा, यहाँ पे भी वही संख्या भरूंगा। तो क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है कि जो मैं 5 में ऐड करूं तो 5 ही मिल जाए, 6 में ऐड करूं तो 6 ही मिल जाए, और 12 में ऐड करूं तो 12 ही मिल जाए। तो सोचोगे तो वो कौन सी संख्या होगी, ऐड करने वाला बात है, जोड़ना है। तो बच्चों कौन सी संख्या होगी, वो संख्या होगी 0। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसी इसी संख्या को बच्चों क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक बोलते हैं, योग का तत्समक। योग का इसलिए कि हम योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि तत्सम मैं इसलिए बार बार योगात्मक योगात्मक तत्समक बोल रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम गुणात्मक तत्समक भी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब गुणा में तत्समक, ठीक है ना। रूल वही लगेगा कि 5 गुणा किसी संख्या से करें और हमें दोबारा से 5 मिल जाए, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ पे तत्समक बदल जाए, फिलहाल हम योगात्मक तत्समक पढ़ रहे हैं। तो ये होता है योगात्मक तत्समक, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो कौन सी संख्या योगात्मक तत्समक निकली, ठीक है, वो कौन सी संख्या थी बच्चों, शून्य थी। वास्तविक संख्याओं के लिए वो संख्या कौन सी है, शून्य। तो अभी हम देखेंगे क्या सम्मिश्र संख्याओं में भी कोई हमको ऐसा योगात्मक तत्समक मिल सकता है। तो बिल्कुल बच्चों मिल सकता है, वो संख्या भी अभी भी शून्य ही है। अब तुम बोलोगे कि अरे शून्य संख्या ये तो वास्तविक होती थी, ये सम्मिश्र कहाँ से हो गई। बच्चों सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो वास्तविक संख्याएं भी है ना, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं, वो अपने आप में सारी की सारी सम्मिश्र भी हैं, ठीक है। तो कैसे, जैसे अगर इस वाली बात को लेकर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं भी क्या है, सारी की सारी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो भी क्या है, सम्मिश्र संख्या। वो ऐसे है, मान लो कोई वास्तविक संख्या लिखी है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 5 है ये क्या है, ये सम्मिश्र भी है, वास्तविक तो है ही लेकिन सम्मिश्र भी है। मैंने क्या सम्मिश्र की डेफिनेशन क्या दी थी, सम्मिश्र मैंने बोला था जिसे a धन IB के रूप में लिख सके ना। तो क्या इसे a प्लस IB के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 धन I इंटू 0, देखो a प्लस I इंटू B होना चाहिए था ना। तो 5 धन और I की 0 से गुणा करो तो 0 हो जाएगा, तो लिख तो दिया ऐसे। इसका मतलब है बच्चों कि सारी की सारी जो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैंने भी तुम्हें यहाँ पे बताया था ना कि जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं मैंने तुम्हें बताया कि जो वास्तविक जो संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक को संयोजन से बने, वास्तविक प्लस काल्पनिक। लेकिन सोचो यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तब तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे खाली वास्तविक की मतलब काल्पनिक की काल्पनिक संख्या तो मिल जाएगी। मान लो b की वैल्यू 0 हो जाए तो तब खाली कैसी संख्या मिल जाएगी, वास्तविक की वास्तविक मिल जाएगी।
तो अपने आप में वास्तविक संख्या भी, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं भी क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। इन्हें हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0i, ठीक है ना। ऐसी जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको भी हम कैसे लिख सकते हैं, a धन आई बी के रूप में, 0 धन और उसके बाद 2i, 0 धन 5i, 0 धन 7i, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इस वजह से वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं भी स्वयं में क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे 0 लिखा है, तो ये ना सोचो कि 0 तो वास्तविक संख्या होती थी, ये कहाँ से सम्मिश्र संख्या होगी। तो 0 भी कैसी संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0, एक ऐसी सम्मिश्र संख्या। 0 की खास बात यह है कि 0 में वास्तविक भाग भी 0 है और काल्पनिक भाग भी 0 है, दोनों ही 0 है, ठीक है ना। 0 एक ऐसी संख्या कि जिसमें ये वाला पोर्शन भी 0 है, मतलब वास्तविक भी 0 है, प्लस आई इंटू ये भी 0 है, एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना। तो कि जिसके लिए क्या होगा, z में अगर हम 0 को जोड़ें तो कितना आएगा, z, वही संख्या तो मिल जाएगी, खुद ही सोचो, ठीक है। सेम जो ऊपर हुआ था, तो इसलिए जो 0 है बच्चों उसे कौन सा क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक कहते हैं। तो तुम इसको ऐसे भी लर्न कर लो, याद रख लो कि जो नॉर्मल जो वास्तविक संख्या होती है उसमें भी तो 0 ही होती है, तो सम्मिश्र संख्याओं में भी 0 ही योगात्मक तत्समक होती है। नेक्स्ट बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम। अब मैं ये पहले समझ लें कि योगात्मक वो था तत्समक, ये है योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, योगात्मक। नेक्स्ट है योगात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया कि अगर मैं किसी संख्या में, मैं फिर से वही बात करूंगा, मैं पहले तुम्हें सामान्य संख्याओं में ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 5 में जोड़ूं, ठीक है ना, किसी संख्या को, और मुझे क्या मिल जाए, ठीक है ना, मुझे मिल जाए योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक होता है कितना, 0। ध्यान रखना ये 0 जो है वो क्या है, योगात्मक तत्समक है। ये अभी हमने पढ़ा था 0। तो 5 में मैं अगर किसी संख्या को जोड़ूं और मुझे योगात्मक तत्समक मुझे 0 मिल जाए, तो उसे हम बोलेंगे 5 का योगात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। ऐसे में 6 में अगर किसी संख्या को जोड़ूं, इस बार ये अलग अलग आ सकता है, लेकिन पिछली बार तो मैंने बोला था ना कि एक ही आनी चाहिए संख्या, 0 0 0। इस बार ये अलग हो सकता है। 6 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, 5 में मैं क्या जोड़ूं, 0 0 आ जाए। तो बता सकते हो क्या होगा। तो अगर तुमने सोच लिया तो अच्छी बात है। 5 में क्या जोड़ें, 5 में जोड़ें अगर -5 तो 0 जाता है। 6 में जोड़ें कितना, -6। तो तुम देख रहे हो क्या किया हमने जो भी संख्या थी उसका ऋण ले लिया, ठीक है ना। 6 थी 6 का ऋण, 7 तो 7 का ऋण, 8 तो 8 का ऋण, 5 तो 5 का ऋण। तो किसी भी संख्या का ऋण उसका योगात्मक प्रतिलोम हो रहा है, तो इसी संख्या को बच्चों योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, ये वाली संख्या -5। तो यहाँ पे भी सेम यही है, यदि z कोई एक सम्मिश्र संख्या हो तो -z, ठीक है ना, मतलब -a प्लस आई इंटू -b, मतलब इसका जो वास्तविक भाग है उसे भी माइनस कर दो, काल्पनिक भाग को भी माइनस कर दो, तो उसे क्या बोलते हैं, इसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्यों हैं, इसलिए कहते हैं कि z में अगर हम -z को जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलता है, 0 मतलब योगात्मक तत्समक मिल जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने योगात्मक प्रतिलोम भी पढ़ा। फिर से समझ लो, योगात्मक तत्समक का ये प्रतिलोम है, ठीक है। योगात्मक तत्समक तो होता है शून्य, होता है योग के लिए जो तत्समक होता है वो तो होता है शून्य, और प्रतिलोम की बात करें तो वो होता है -z, ठीक है ना। z का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -z होता है, ठीक है ना, माइनस में होता है, इतना याद तुम्हें रखना। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर मैं बता चुका हूँ तुम्हें कैसे याद करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम जो अब देखेंगे वो है सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। तो बच्चों सबसे पहले गुणन देखते हैं। गुणन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। गुणन में इतना आसान नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि वास्तविक संख्या वास्तविक पार्ट की वास्तविक पार्ट से गुणा कर दी और काल्पनिक की काल्पनिक से कर दी, ऐसा नहीं है। थोड़ा गुणन के लिए मैं बता दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे करोगे तो मतलब एक तो वैसे भी गुणा कर सकते हो उसकी, ठीक है ना, जैसे नॉर्मल हम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो डायरेक्ट अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रह जाएगा तो वो भी अच्छी बात है। देखो कैसे याद रखना है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। c प्लस आई टी है, ठीक है ना, a धन आई बी, c धन आई टी। इनको अगर तुम्हें क्या करना है, गुणा करनी है। तो बच्चों ये तो z1 हो गया, ये z2 हो गया, गुणा करना है। तो इसमें देखो कैसे आता है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा वास्तविक भाग। इस बार वास्तविक भाग कैसा आएगा, देखो ध्यान से। देखो तुम्हें मन में क्या याद रखना, तुम्हें याद रखना तुम्हें a की गुणा करनी है c से, ठीक नीचे वाले से। तुमने a की गुणा c से करी और माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। अब b की गुणा किससे, d से, ठीक है ना, माइनस चिन्ह ध्यान रखना, ठीक है। ए सी पहले तुम ऐसे में लोगे, ए सी और बी डी, ए की गुणा सी से माइनस बी की गुणा डी से। आ गया समझ में,
ठीक है। चिन्ह बीच में कौन सा रखना, माइनस का, तो AC माइनस BB ऐसे में गुणा करनी है, माइनस ऐसे में गुणा करनी है दोबारा से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों प्लस I इंटू प्लस, तो हमेशा यहाँ पे हम लिख ही रहे हैं, चाहे वो जोड़ रहे हो, चाहे घटा रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखा, उसके बाद I। अब इसके आगे वाला कैसे लिखना है, अभी हमने सीधी गुणा करी थी ना बच्चों ऐसे करके, ठीक है ना। इस बार सीधी नहीं, इस बार ऐसे टेढ़ी वाली गुणा करनी है। अब A की गुणा करनी है, अगली बार करनी है A की गुणा ऐसे में करनी है D से, ठीक है ना, और इसकी गुणा करनी है ऐसे में। तो एक बार ऐसे में करनी है दोनों की और घटा देना, एक बार A की गुणा D से करनी है और B की गुणा C से करनी है, जोड़ देना। लेकिन जो क्रॉस वाला है उसमें जोड़ना है, ठीक है ना, और जो सीधे वाला है उसमें घटाना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो हम ऐसे में कर रहे हैं तो उसमें तो घटाना है और इसमें क्या करना है, जोड़ना। तो इस तरीके से तुम अगर याद रख लोगे इसे तो ये इजीली हम इसको भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये गुणा हो गया। और नेक्स्ट अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये और क्लियर होगा, ठीक है। तो अब गुणा के नियम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अभी अभी योग के नियम पढ़ चुके हैं तो अब हमारे लिए ये नियम समझना थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। अब हम नियम किसके पढ़ रहे हैं, गुणा के पढ़ रहे हैं अब, ठीक है ना, गुणा के। तो अभी हम योग के पढ़ चुके तो थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाएंगे कैसे। सबसे पहले समवरक नियम, तो मैंने समवरक में बताया था ना कि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ें तो अगर फिर से सम्मिश्र संख्या आती है तो वो समवरक नियम वहाँ लग रहा है। तो सेम बच्चों, अगर अभी तो जोड़ने की बात नहीं हो रही है, अभी गुणा करने की आ रही है, तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, सम्मिश्र होती है। जैसे योग के लिए सेम आ रही है ना, देखो दोनों को हमने गुणा किया तो फिर से सम्मिश्र मिली ना, A धन IB के रूप में मिल रही है ना, तो ये समवरक नियम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रम विनिमय, वो भी अभी हमने समझा था, ठीक है ना, कि दो सम्मिश्र संख्याओं मतलब एक पहली में दूसरी को जोड़ो या दूसरी में पहली को जोड़ो, तो क्रम विनिमय नियम होता था वहाँ पे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो गुणा में भी होता है, गुणा में भी होता है बिल्कुल। जैसे तुमने नॉर्मल संख्याओं में भी देखा, 2 की गुणा 3 से करो बच्चों, कितना आता है, 2 3 6, और 3 की गुणा 2 से करो, 3 दूनी 6। क्या फर्क पड़ा क्रम बदलने से, नहीं ना। सेम यहाँ पे भी होता है, सम्मिश्र संख्याओं में Z1 Z2 करो या Z2 Z1 करो, एक ही आता है, ठीक है। तो सेम वही रूल है। ऐसे ही साहचर्य नियम, साहचर्य 3 नंबर के लक्ष्य से, इस पे भी मैं प्लस में बात कर चुका हूँ कि 3 संख्याओं को जोड़ना और तुमसे बोलें जोड़ने के लिए तो पहले कोई 2 जोड़ेगा, फिर कोई 2 जोड़ेगा, और फिर उसमें मतलब पहले कोई 2 जोड़ते हैं, फिर तीसरी को जोड़ देते हैं। ऐसी गुणा में भी तो होता है बच्चों। अगर मैं तुमसे बोलूँ 2 गुणा 3 गुणा 4 करो, तो 2 गुणा 3 गुणा 4 करने के लिए तुम एकदम से तो नहीं गुणा कर दोगे ना, पहले तुम 2 की गुणा 3 से करोगे, 2 3 6, और फिर 6 की गुणा 4 से करोगे, 6 चौको 24। या कोई ये भी कर सकता है कि 2 की 3 से ना करे, पहले 3 की 4 से कर दे, 4 3 12, फिर 12 दूनी 24। तो वही बच्चों साहचर्य नियम गुणा में भी, जब हम 3 संख्याओं की गुणा करेंगे हम ये भी कर सकते हैं कि पहली 2 संख्याओं की गुणा कर लें, और ये भी हो सकता है मतलब पहली 2 की गुणा कर लें फिर तीसरी से गुणा कर दें, या ये भी हो सकता है कि लास्ट की 2 की करें और फिर पहले से करें। तो ये प्लस में भी लगता है, ये गुणा में भी लगता है। नेक्स्ट बच्चों है गुणात्मक तत्समक। तो अभी हमने योगात्मक तत्समक पढ़ा था, ध्यान करो। योगात्मक तत्समक में मैंने क्या बात करी थी, योगात्मक में मैंने बोला था 5 में कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि 5 मिल जाए, 6 में कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि 6 मिल जाए। तो उस टाइम पे 0 हमारा आंसर आ रहा था ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अब योग की तो बात नहीं कर रहे, हम गुणा की बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि जोड़ना नहीं है बल्कि गुणा करनी है, और आना 5 चाहिए, वही संख्या आ जानी चाहिए। तो इस बार भी 0 होगा आंसर, नहीं बिल्कुल। इस बार क्या होगा आंसर बच्चों, 1 होगा ना, ठीक है। तो यानी कि योगात्मक तत्समक तो 0 होता था, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम सम्मिश्र संख्याओं की बात करें तो सम्मिश्र में भी बच्चों 1 ही होता है। क्यों, हम 1 को सम्मिश्र के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। मैंने अभी समझाया था तुम्हें कि कैसे लिख सकते हैं, 1 धन I इंटू 0, ठीक है ना। 1 तो ये वास्तविक भाग हो गया, और काल्पनिक भाग 0 है ना, तो उसे I इंटू 0 लिखते हैं। तो ये गुणात्मक तत्समक क्यों है, क्योंकि हम किसी भी संख्या Z की अगर 1 से गुणा करें तो दोबारा से हमें Z मिल जाता है। तो इसलिए 1 को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। वहाँ पे 0 को योगात्मक तत्समक कहते थे ना, और गुणा में 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है, इसके बाद बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम में मैंने बताया था ना, जैसे वहाँ पे बोला था मैंने कि हम क्या करें कि वहाँ पे मैंने बोला था कि 5 में हम किस संख्या को जोड़ें, ठीक है ना, कि 0 आ जाए, ऐसे बोला था ना। तो वो -5 था, ऐसे हो रहा था वहाँ पे। लेकिन हम तो जोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे, अब गुणा करने की बात कर रहे हैं एक तो, ठीक है ना। दूसरा हम 0 की बात नहीं करेगा, अब किसकी बात कर रहे हैं, हम 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गुणात्मक
तत्समक 1 है। तो अब 5 की गुणा किससे करें कि 1 आ जाए? तो बच्चों किससे करेंगे, ध्यान से देखो, 5 की गुणा 1/5 से करें तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 1/5। ऐसे ही बच्चों किसी भी संख्या का, कोई भी सम्मिश्र संख्या भी अगर है, ठीक है, शून्य नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पता ही ना, शून्य को बटे में नहीं लिख सकते, इसलिए तो सम्मिश्र संख्या उसके लिए जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/z होगा। अभी बताया था ना 5 का 1/5, तो z का भी 1/z होगा। क्यों होगा? क्योंकि z की गुणा 1/z से करते हैं तो 1 आता है। अब जो ये गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों 1/z है ना, इसे z इनवर्स भी कहते हैं। अब ये आगे पढ़ोगे भी तुम इससे, ठीक है ना, z इनवर्स भी कहते हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, z इनवर्स बराबर कितना, 1/z, ठीक है, z इनवर्स बराबर 1/z। और दूसरा बच्चों ये है कि इसको हम डायरेक्ट भी एक होता है इसको निकालने का तरीका, और दूसरा इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसको निकालने का, तुम देखोगे आसानी है। क्या, हम वास्तविक भाग बटे और वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, मतलब a/a² + b² और प्लस i इंटू जो काल्पनिक भाग है उसका माइनस लेंगे, हम b का माइनस लेंगे, बटे a² + b²। a² + b² तो यहाँ भी आ रहा है, a² + b² यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे a आ रहा है, a ही तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो याद करने के लिए टफ नहीं है ज़्यादा ये, ठीक है ना, और ये चीज़ आगे आएगी, ठीक है। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं तुम्हें लेकिन तब बताऊँगा जब आगे इसको हम करेंगे, इनके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जब इसके से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तो गुणधर्म बता रहा हूँ ना, आगे क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड होंगे तब मैं दोनों रूल बताऊंगा, ये फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है ना, दोबारा से, ठीक है, और वो नियम भी बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट रूल अगर हम देखें तो वो है बंटन का नियम, इसे वितरण नियम भी कहते हैं। ये भी बच्चों हमने सामान्य रूप से संख्याओं में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम बच्चों ऐसा होता है, मान लो तुम्हें लिखा है 2 × 5 + 4, ठीक है ना। तो अगर इसे तुम सॉल्व करोगे तो एक तो यही तरीका, 5 और 4 कितना हो गया, 9, और 9 दूनी 18, 5 और 4 9 और 9 दूनी 18, यही तो कि इसका आंसर कितना है, 18 आया ना। एक हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, बोले 2 की गुणा 5 से कर दें और धन 2 की गुणा किससे कर दें, 4 से, तो भी तो वही आंसर आएगा, 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8, 10 और 8 18, हो रहा है ना वही आंसर। तो सेम वही वितरण नियम बच्चों ये है कि अगर इस तरीके से लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, Z1 के अंदर Z2 से गुणा प्लस Z1 की गुणा Z3 से, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ रूल है, Z1 की गुणा Z3 से और प्लस Z2 की गुणा Z3 से। तो ये भी ये मिक्स होता है बच्चों, यहाँ पे कि वितरण नियम की खास बात होती है, ये खाली योग के लिए नहीं होती, योग और गुणा मिक्स होती है इसमें। ध्यान से देखो, प्लस आ रहा है ना यहाँ पे गुणा, अभी हम गुणा वाला पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो ये खाली गुणा का ही नहीं है, गुणा का प्लस का मिला के होता है ये वाला नियम, वितरण का नियम की खास बात होती है, ये गुणा और प्लस का मिला के है, ठीक है बच्चों। लास्ट हम आज पढ़ लेते हैं, इसमें अब क्या पढ़ेंगे, ऐसी जो भागफल है, तो हमने ये इसके गुणधर्म पढ़ लिया ना बच्चों सारे के सारे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है जो भागफल है, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। तो भागफल के भी कोई अलग से गुणधर्म नहीं है, ठीक है, केवल समझना कि भागफल भाग करें तो कैसे करना। भाग करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। मान लो तुम्हें एक सम्मिश्र संख्या Z1 है, उससे भाग करना है Z2 को, Z2 से Z1 को भाग करना, तो उसे ऐसे लिख दो, मान लो Z1 गुणा 1/Z1। तो एक तरीके से तुम्हें भाग क्या करना है, तुम्हें 1/Z1 की गुणा कर देनी है Z1 से, तो हो तो गया, ठीक है ना। देखो फिर से समझ लो, Z1 बटे Z2 है ना, तो Z1 गुणा तुम्हें लिख देना है और 1/Z2 ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो गुणा का तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है ना, तो ऐसे ही से कर लेना। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1/Z2 को भी निकालना पड़ेगा, वो मैंने अभी तुमने बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम में 1/Z निकालना बताया था ना फॉर्मूला, a/a² + b² प्लस i इंटू माइनस b/a² + b², या फिर कोई दूसरा नियम भी होगा तो हम बाद में उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों ये तुम्हारे जो नियम जो मैंने ये बताए हैं, यही हैं, खाली तुम्हें इनको अच्छे से तुम्हें लर्न कर लेना, याद कर लेना, ध्यान रखना इनको, ठीक है ना। क्वेश्चन आज भी नहीं है कुछ अलग से करने के लिए, केवल इसी को तुम्हें कॉपी में उतारना है और याद करना है।